स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक थ्योरी सेकेंड ईयर्स के सीबीटी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम लोग करेंगे पार्ट 6। सॉरी, यहाँ पे 2 दिन आप लोगों का शायद गैप हुआ होगा, नहीं बना पाया हम आप लोगों के लिए वीडियोस कुछ अर्जेंट काम की वजह से। एंड ये सभी क्वेश्चन आपके आईटीआई ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपने पीछे के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है सेकेंड ईयर की, साथ में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वर्कशॉप कैलकुलेशन की भी लिंक हमने दे दी है प्लेलिस्ट की। वहाँ से आप जाके उन्हें ज़रूर देखिएगा, जिससे आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे और एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। अब ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, अब गैप भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, डेली बेसिस पे आपको वीडियोस मिलेंगे। साथ में जल्दी फर्स्ट ईयर की भी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप फर्स्ट ईयर में है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, उस केस में बाकी अदर ट्रेड्स की भी क्लासेज स्टार्ट रहेंगी। अब तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 126 से। इसके पहले के 5 पार्ट्स में 125 क्वेश्चंस हो गए हैं। एंड प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में कमेंट करके बताइएगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सेकेंड ईयर की सीरीज आपको कैसी लग रही है पढ़ने में। वीडियो के लास्ट में सभी क्वेश्चन की तरह जैसे सभी पार्ट में रखे गए थे, आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन जो कि प्रीवियस पार्ट से है, उसका आंसर हम उम्मीद करेंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में सही करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है इस पार्ट का, व्हाट इज द नेम ऑफ द परमानेंट कैपेसिटर मोटर पार्ट मार्क डैच एक्स। ये क्या है, एक परमानेंट कैपेसिटर मोटर। यहाँ पे आप ये रोटर देख सकते हैं आप, ठीक है। ये इसकी क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग है, जिसे हम प्राइमरी वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग कहते हैं। ये आपका क्या है, इसका ऑक्सिलरी या सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। यहाँ पे आपका कैपेसिटर लगा है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच इसमें नहीं लगाई गई क्योंकि ये कैपेसिटर परमानेंट कैपेसिटर मोटर है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि ये इसमें एक्स वाला पार्ट क्या है, तो हमने अभी आपको बताया क्या है, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग, जिसे हम सहायक वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अब परमानेंट कैपेसिटर मोटर कहाँ यूज किया जाता है, तो आपका फ़ैन में यूज किया जाता है, ठीक है, ब्लोअर्स में यूज किया जाता है ये आपका, ठीक है। यहाँ आपके लिए हमने एक एक्स्ट्रा फिगर आपके लिए डाल दिया। ये आपका क्या है, मेन वाइंडिंग है, ये आपका क्या है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ये आपका कैपेसिटर, एंड ये आपका स्क्वायरल केज रोटर या रोटर कह सकते हैं इसको आप। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टेस्ट इज कंडक्टेड थ्रू द सर्किट। इस सर्किट के थ्रू कौन सा टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है। ये क्या है आपका कैपेसिटर। कैपेसिटर के कई सारे टेस्ट होते हैं, जैसे उसकी कैपेसिटी आप टेस्ट करते हैं, उसका चार्ज टेस्ट करते हैं, ठीक है, इंसुलेशन टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो टेस्ट हम कर रहे हैं, ये कौन सा टेस्ट है कैपेसिटर का, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है इसका चार्ज टेस्ट। क्या टेस्ट कर रहे हैं हम, कैपेसिटर का यहाँ पे चार्ज टेस्ट कर रहे हैं, चार्ज टेस्ट ऑन कैपेसिटर। ये आपका टेस्ट यहाँ पे चल रहा है, चार्ज टेस्ट। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज डिटरमाइंड बाय द वे ऑफ कनेक्टिंग मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग इन अ स्प्लिट फेज मोटर। एक स्प्लिट फेज मोटर में जो मुख्य वाइंडिंग और सहायक वाइंडिंग है, दोनों के जो जोड़ने के तरीके हैं, उससे क्या निर्धारित होता है। टॉर्क क्रिएटेड, यानी टॉर्क जो बनेगा मोटर का, जो बला घूर्ण बनेगा, कॉइल का रेजिस्टेंस, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, या मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस्ड। देखिए, जो आप मेन वाइंडिंग और सहायक वाइंडिंग का जोड़ने का तरीका है ना, वही आपका यहाँ पे जो आपका मोटर होगा स्प्लिट फेज मोटर, उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को तय करेगा। दिशा, किस दिशा में वो घूमेगा वो तय करेगा कौन, आप मेन वाइंडिंग और सहायक वाइंडिंग का जोड़ने का तरीका आपका क्या है, ठीक है। उल्टा जोड़ देंगे तो रोटेशन उसकी बदल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, वाई द मेन एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ स्प्लिट फेज मोटर कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई ओनली एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। स्प्लिट फेज मोटर की मुख्य और शुरुआती वाइंडिंग शुरू होने के समय ही आपूर्ति से क्यों जुड़ी होती है। देखिए, जो स्प्लिट फेज मोटर्स होते हैं उसमें क्या होता है, आपकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और जो यहाँ पे, ठीक है, मेन वाइंडिंग होती है, वो दोनों क्या रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। बाद में उसको हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच से उसे हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं जब वो 70 से 80% अपनी सिंक्रोनस स्पीड को अचीव कर लेता है, ठीक है, या स्पीड को अचीव कर लेता है। तो किस लिए शुरुआत में दोनों कनेक्ट रहते हैं, मिनिमाइज करंट फ्लो, यानी करंट फ्लो को कम करने के लिए, डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय प्रवाह को कम करने के लिए, कंबाइन द मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय प्रवाह को कंबाइन करने के लिए, या डी, प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन का उत्पादन करने के लिए। तो यही आपका राइट आंसर है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, मेन और स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों को कनेक्ट करके रखते हैं अक्रॉस, ठीक है। फोटो में आपने देखा भी होगा वहाँ पे, जो पहले क्वेश्चन में हमने एक फिगर आपको दिखाया था। अगला क्वेश्चन है, विच सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द मोटर द स्टार्टिंग वाइंडिंग इज ओपनड बाय द सेंट्रीफ्यूगल स्विच। मोटर की किस तुल्यकालिक गति में जो प्रारंभिक वाइंडिंग है वो, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल यानी केंद्र परासक स्विच द्वारा खोली जाती है। मोटर की 30 से 45% जब अचीव हो जाए स्पीड, 50 से 70%, 75 से 80 या 81 से 90। तो हमने पीछे बताया था 75 से 80% अगर स्पीड अचीव हो जाती है तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच द्वारा
ओपन कर दी जाती है। ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग जैसा नाम है ना, स्टार्टिंग में अटैच रहेगी, जैसे स्टार्ट हो गया आपका प्रॉपर टार्क प्रोड्यूस होके अब वो हट जाएगी। ठीक है, अगर किसी रीजन से वो नहीं हटती है तो क्या होगा, फिर वो जल जाएगी वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर, हाउ द ओवरलोड रिले इन अ मैनुअल DOL स्टार्टर इज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग हैवी लोड करंट। ठीक है, हैवी लोड करंट के दौरान जो मैनुअल आपका DOL स्टार्टर है उसमें ओवरलोड रिले कैसे सक्रिय होता है। DOL मतलब क्या है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जिसे कहते हैं यहाँ पे। तो चार ऑप्शंस आपको यहाँ मिलेंगे, मैनुअल स्विच ऑफ होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले ऑफ होता है, शॉर्ट सर्किट रिले ऑन होता है, या डी है बाई मेटेलिक स्ट्रिप गेट हीटेड अप। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो बाई मेटेलिक एक स्ट्रिप होती है जो कि दो मेटल से मिलके बनी होती है, वो जब हीट होती है तो उसमें क्या होता है, वो एक्सपेंड होती है एंड उसके थ्रू क्या होता है आपका वो DO स्टार्टर जो उसमें रिले है, ओवरलोड रिले है, वो उससे एक्टिव होता है। ठीक है, किससे, बाई मेटेलिक स्ट्रिप जो है आपकी वो हीटेड अप होती है एंड जब वो हीट होगी तो क्या होगा, वो एक्सपेंड होती है इस तरह से एंड फिर उसी से आपका रिले जो होता है एक्टिव होता है, सक्रिय होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच फोर्स इज यूज्ड कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर टू डिस्कनेक्ट द स्टार्टिंग वाइंडिंग। अभी पीछे हम लोग बात कर रहे थे कि एक कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर जो होता है, ठीक है, उसमें जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो कैसे डिस्कनेक्ट होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। तो लगी क्या होती है वहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जो है क्या होता है वहाँ पे डिस्कनेक्ट होता है। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर आपका ये। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग, ये प्राइमरी यानी ये मेन वाइंडिंग, ये आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग, यहाँ पे कैपेसिटर एंड ये आपकी है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ठीक है, यही सेंट्रीफ्यूगल स्विच सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जब ये अचीव कर लेता है अपनी अप्रॉक्स 80% तक स्पीड, तो ये क्या करती है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग को सेपरेट कर देती है वहाँ से। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वट द फुल लोड करंट ऑफ अ 10 HP 3 फेज 415 वोल्ट स्क्वायरल केज मोटर। 10 HP यानी 10 हार्स पावर उसकी कैपेसिटी है, पावर मतलब 3 फेज है कनेक्शन। ठीक है, 415 वोल्ट स्क्वायरल केज मोटर का फुल लोड करंट आपको बताना है। देखिए इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला आप लोग याद रखिए क्योंकि 3 फेज है ये, तो क्या होता है √3 VI cos फाई एंड यहाँ पे इफ़िशियंसी हम लोग नीटा भी रखते हैं। अभी क्यों रखते हैं उसकी बात करते हैं यहाँ पे। अब देखिए P आपको यहाँ पे पता है क्या है, 10 HP। जो चीज़ें पता उन्हें पहले लिख लेना चाहिए। 10 HP है, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746। तो 10 HP में कितने हो गए, 746 गुणे 10 कितना आ गया, 7460 यहाँ पे वाट हो गए आपके। ठीक, P आपको पता है, √3 का मान 1.732, V आपको पता है 415, I हमें निकालना है। cos फाई जनरली जो होता है यहाँ पे आपका 0.8 से 0.3 आप इसका मान रखते हैं, इसे हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं PF। एंड नीटा जो होता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का, वो अप्रॉक्स 0.9 यानी 90% होती है उसकी इफ़िशियंसी। 0.9 भी आप रख सकते हैं या 0.87 हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला है, पहले आप फार्मूला याद कर लीजिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, I को एक तरफ रखेंगे तो I इक्वल टू क्या बन जाएगा, P/√3 इंटू वोल्टेज V कितना है 415 इंटू cos फाई का मान हम कितना रखना है, चलिए इसको हम 0.8 रख लेते हैं, इफिशियंसी को 0.9 रख लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और P का मान कितना आया यहाँ पे 7460। इसे जब आप सरल करेंगे ना 1.732 इसका मान रख दीजिएगा, तो आपको लगभग यहाँ पे जो अप्रॉक्सीमेट मान मिलेगा वो मिलेगा 14.41। कितना मिलेगा, 14.41 यानी कितना हो गया लगभग ये 15 एम्पियर। ठीक, आप लोग इसे सरल कर लीजिएगा, राइट आंसर कितना आएगा 15 एम्पियर, यानी फुल लोड में उसका करंट कितना आएगा यहाँ पे 15 एम्पियर। फार्मूला याद कर लीजिए, √3 VI cos फाई इंटू नीटा इफिशियंसी। ठीक है, ये होता है इसका फार्मूला, इसी के बेसिस पे हमें निकालना। अगर आप ये cos फाई और नीटा नहीं रखेंगे ना तो क्या होता है, हम इफिशियंसी इग्नोर कर रहे हैं, हम 100% इफिशियंसी मान रहे हैं, पावर फैक्टर को भी इग्नोर कर रहे हैं, तो उस केस में लगभग आपका एक करंट 17 एम्पियर के आसपास आएगा। तो आपसे गलती हो सकती है, फिर आप 20 एम्पियर पता लगा सही करने चले जाएंगे। फिलहाल राइट आंसर क्या है यहाँ पे 15 एम्पियर। नेक्स्ट देखिए, फिर से कैपेसिटर टेस्ट से क्वेश्चन आया है, व्हिच टेस्ट इज कंडक्टेड थ्रू द सर्किट। सर्किट के माध्यम से कौन सा टेस्ट यहाँ पे किया जा रहा है कैपेसिटर का। यहाँ कुछ चीज़ें लिखी, देखिए 80 माइक्रोफैरड टू 50 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी। ठीक है, यहाँ आपको वोल्ट मीटर भी एक देखने को मिल जाएगा, अमीटर भी एक देखने को मिल जा रहा है यहाँ पे। तो ये कैसा टेस्ट है आपका, पीछे जो हमने देखा था जब आप चार्ज टेस्ट कर रहे थे वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को
नहीं मिली थी। तो ये है आपका कैपेसिटी टेस्ट ऑन कैपेसिटर। ये हम संधारित्र की क्षमता का परीक्षण कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी का परीक्षण कर रहे हैं, किसका, कैपेसिटर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच क्लास ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज टेकिंग फ्रॉम नॉर्मल स्टार्टिंग टॉर्क एंड यूज्ड फॉर जनरल पर्पज। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का कौन सा वर्ग सामान्य शुरुआती टार्क लेता है, मतलब शुरुआत में एकदम सामान्य टार्क लेगा, ठीक, जो उसका रेटेड टार्क है उसके बराबर लगभग, तथा सामान्य प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब नॉर्मल जनरल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लास बी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। अब यहाँ देखिए, जो क्लास ए होता है, ये स्टार्टिंग टॉर्क जो इसका होता है ना, रेटेड टार्क का लगभग 150 से 170% होता है। लेकिन क्लास बी का क्या होता है, रेटेड टार्क के बराबर ही लगभग वो टार्क लेता है, 5% से कम इसमें स्लिप रहती है। ठीक, क्लास सी 200%, मतलब जो स्टार्टिंग टॉर्क है रेटेड टॉर्क का दुगुना, और क्लास डी वेरी हाई, अप्रॉक्स से 3 गुना तक टॉर्क आपका लेता है स्टार्टिंग टॉर्क से। ठीक, तो यहाँ पे आपके राइट आंसर हो गए। क्लास बी हम लोग यूज कहाँ करते हैं, जनरल पर्पज आ रहा है ना यहाँ वर्ड देखिए, जनरल पर्पज, पंप में, फैन में, इन सब जगहों पे इसका यूज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट द सिंक्रोनस स्पीड एनएस ऑफ अ 3-फेज इंडक्शन मोटर विद 8 पोल्स वर्किंग एट 50 हर्ट्ज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है तुल्यकालिक गति, सिंक्रोनस स्पीड एनएस, इसका फार्मूला होता है 120 एफ अपान पी। क्या होता है, 120 एफ अपान पी। ठीक है, 3 फेज है यहाँ पे। ठीक, अब 120 एफ की वैल्यू कितनी यहाँ पे 50 हर्ट्ज, पी की वैल्यू कितनी यहाँ पे 8 पोल्स हैं। ये है फ्रीक्वेंसी, ये है नंबर ऑफ पोल्स, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 8 से इसको डिवाइड करें कितना आएगा, 15 8 120, 15 गुणे 50 करें कितना आएगा, 15 5 75, 750। तो एन एस यानी सिंक्रोनस स्पीड क्या आ गई आपकी 750 आरपीएम। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 137 है यहाँ पे, बट द रिजल्ट ऑन द स्प्लिट फेज मोटर बाय चेंजिंग द मेन वाइंडिंग टर्मिनल्स। मेन वाइंडिंग टर्मिनल को बदलने पे स्प्लिट फेज मोटर पर क्या परिणाम होगा। तो जो स्प्लिट फेज मोटर, अगर उसमें आप मेन वाइंडिंग के ही टर्मिनल को बदल देंगे तो क्या होगा, उसकी घूमने की दिशा भी बदल जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्पीड इंक्रीज नहीं होगी, स्पीड डिक्रीज नहीं होगी, कोई चेंज रोटेशन में ना हो, ये भी नहीं होगा, क्या होगी, रोटेशन की दिशा जो होगी क्या होगी, बदल जाएगी। अगला क्वेश्चन है 138, वाई स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज प्रेफर्ड फॉर इफिशियंट परफॉर्मेंस। कुशल प्रदर्शन कार्य के लिए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को क्यों पसंद किया जाता है। देखिए पीछे भी बात भी हुई थी ना, इसकी जो इफिशियंसी होती है अप्रॉक्स 0.87 यानी 87 से 90% तक इसकी इफिशियंसी होती है, दक्षता होती है। तो ऑब्वियस सी बात है इफिशियंट परफॉर्मेंस है। क्यों है, इंक्रीज टॉर्क यानी बढ़ा हुआ टॉर्क हमें मिलता है, डिक्रीज टॉर्क घटी हुई टॉर्क मिलती है, वेरिएबल स्पीड यानी परिवर्तनशील गति मिल जाती है, या कांस्टेंट स्पीड यानी निरंतर गति मिलती है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका, इसमें हमें एक कांस्टेंट स्पीड मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 139 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच मोटर्स आर यूज्ड ऑन लोड्स हैविंग हाई इनर्शिया एंड लॉन्ग एक्सिलरेशन पीरियड। उच्च जड़ता, ठीक है, इनर्शिया जिसे कहते हैं, और लंबी त्वरण मतलब लॉन्ग एक्सिलरेशन अवधि वाले लोड पर हम कौन से मोटर का प्रयोग करते हैं। कम्यूटेटर मोटर, स्प्लिट फेज मोटर, स्टार डेल्टा मोटर, या रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, स्टार डेल्टा मोटर। ठीक है, किसका यूज करेंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, स्टार डेल्टा मोटर आपका सही आंसर होगा। जहाँ हमें क्या है, जो लोड है बहुत हाई एनर्जिया है उसमें, एंड लॉन्ग एक्सिलरेशन पीरियड है, मतलब लंबे टाइम तक एक्सिलरेशन पीरियड आपका रहने वाला है वहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट द साइज ऑफ थिननेट टाइप कोएक्सियल केबल यूज्ड इन नेटवर्क इंस्टॉलेशन। एक होता है थिन नेट, एक होता है थिक नेट। ठीक है, दो तरह की केबल्स होती हैं आपकी। नेटवर्क प्रतिष्ठानों में उपयोग किए जाने वाले थिन नेट प्रकार की सम अक्षीय, यहाँ देखिए कोएक्सियल, ठीक है, ट्विस्टेड नहीं, कोएक्सियल केबल का आकार क्या है, 0.15 इंच, 0.25 इंच, 0.35 या 0.45। तो देखिए जो थिन नेट होता है उसका होता है 1/4 इंच। कितना, 1/4 इंच, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.25 इंच। और जो आपका थिक नेट होता है उसका कितना होता है, तो थिक नेट का साइज होता है 1/2 इंच अप्रॉक्स यानी 0.5 इंच। ठीक है, अब याद रहेगा आपको, राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, थिन नेट थिक नेट देख लीजिए होता क्या है, ये आपका है
थिन नेट, इसकी साइज क्या रहेगी 1/4 इंच या 0.25 इंच। ये आपका थिक नेट 1/2 इंच या 0.5 इंच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटी वैल्यू बिटवीन द कोर एंड स्क्रीन ऑफ अ कोएक्सियल केबल पर मीटर। प्रति मीटर समअक्षीय कोएक्सियल केबल की कोर और स्क्रीन के बीच वितरित, ठीक है, समाई यानी कैपेसिटेंस जो वैल्यू है वो क्या है, तो ये पिको फैरड में दिया गया, 120 पिको फैरड, 220 पिको फैरड या 320 पिको फैरड या 420। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 320 पिको फैरड, याद कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 142 है, व्हाट द डेटा ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ USB 3.0 फॉर इंटरफेसिंग कंप्यूटर्स। कंप्यूटर को इंटरफेस करने के लिए USB 3.0 की डेटा ट्रांसमिशन गति क्या है, 225 Mbps, 625 Mbps, 725 Mbps या 825 Mbps। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 625 Mbps या 625 Mbps। अगला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिविएशन DVI। संक्षिप्त नाम क्या है DVI का, तो DVI का फुल फॉर्म होता है आपका डिजिटल विजुअल इंटरफेस। क्या होता है डिजिटल विजुअल इंटरफेस। इसकी भी केबल्स आती हैं, आपने वो स्लॉट्स देखो ना कंप्यूटर एंड प्रोजेक्टर वगैरह जब आप कनेक्ट करते हैं, वही यहाँ पे डिजिटल विजुअल इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 144 है, व्हाट द मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर स्पीड ऑफ कोएक्सियल केबल। एक कोएक्सियल केबल की मैक्सिमम डेटा अंतरण गति क्या हो सकती है, 5 Mbps, 8 Mbps, 10 Mbps या 12 Mbps, नहीं 10 या 12 Mbps। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 10 Mbps। 145 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज इन कम्युनिकेशन। संचार में श्रव्य यानी ऑडिबल आवृत्ति की रेंज क्या है, 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक, 30 किलोहर्ट्ज से 400 किलोहर्ट्ज तक, 452 किलोहर्ट्ज से 455 किलोहर्ट्ज या 550 किलोहर्ट्ज से 1600 किलोहर्ट्ज। तो जो श्रव्य यानी ऑडिबल, जिसे हम ह्यूमंस कान से सुन सकते हैं बिना किसी नुकसान के अपने कान को पहुंचाए, वो फ्रीक्वेंसी है आपकी 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज। राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए। इसके ऊपर की फ्रीक्वेंसीज किस में चली जाती हैं, अल्ट्रासाउंड में। फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि एक होता है इंफ्रासाउंड, ठीक है, देन है ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज 20 किलोहर्ट्ज तक, ठीक है, उसके बाद है अल्ट्रासाउंड, ठीक है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 146 है, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिविएशन PTZ केबल यूज्ड इन सिक्योरिटी कैमरा। PTZ कैमरा भी कई बार उसे कहते हैं, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, पर्पस टेक्निक जूम, फेस टर्मिनल जूम, पैन टिल्ट जूम या पैटर्न टाइप जूम। तो PTZ केबल को हम कहते हैं सिक्योरिटी कैमराज में पैन टिल्ट जूम। क्या बोलते हैं, पैन टिल्ट जूम। इस तरह से होती हैं आपकी ये सिक्योरिटी कैमराज के लिए जो केबल है PTZ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ केबल। इस केबल का अब आपको नाम बताना, देखिए वही आ ही गया यहाँ पे, ऑडियो केबल है, PTZ कॉम्बो केबल है, माइक्रोफेज केबल है या 2 कोर पावर CCTV केबल है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी PTZ कॉम्बो केबल। इसके कई पार्ट्स होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, जैसे सॉलिड कॉपर कोर होता है फॉर लॉन्गर रन, नॉट इन्फीरियर CCS और CCA, ठीक है। ये आपका यहाँ एक जो पतला वायर आप ब्लैक कलर में देख रहे हैं, ये आपका 0.15 से 30 कॉपर पावर कोर होती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपकी डेटा कोर होती हैं विद सील्ड फॉर PTZ कंट्रोल, ठीक। यहाँ पे 3 केबल्स एक साथ रहती हैं, ठीक है। ये टाइम एंड मनी सेव करने के लिए इस तरह से इसको बनाया गया है। तो ये इसके पार्ट्स हैं जिसे आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, देख के आपको आइडिया भी लग गया होगा कि ये कौन सी केबल्स हैं। अगला क्वेश्चन है, विच पर्पज BNC कनेक्टर विद 75 ओम इज़ यूज। जो BNC कनेक्टर होते हैं आपके 75 के भी आते हैं एंड आपके 50 ओम के भी आते हैं। तो इनका पूछ रहा उद्देश्य क्या है, रूफ टॉप टू TV रिसीवर एंड TV रिसीवर के लिए छत के ऊपर लगाए जाते हैं, लो पावर RF इक्विपमेंट, कम बिजली की RF उपकरणों के लिए, कैरी वीडियो सिग्नल ले जाते हैं, या इंटरकनेक्ट द केबल्स। राइट आंसर है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, रूफ टॉप टू TV रिसीवर्स। कुछ इस तरह के BNC कनेक्टर्स आपके होते हैं 75 ओम एंड 50 ओम के। क्वेश्चन नंबर 149 है, व्हाट द डेटा ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ कैटेगरी 4 ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल। ये ट्विस्टेड पेयर जो नेटवर्क केबल्स हैं श्रेणी 4 यानी कैटेगरी 4 की, इनकी डेटा ट्रांसमिशन गति क्या है, तो इनकी डेटा ट्रांसमिशन गति होती है 16 Mbps। कितनी होती है, ऑप्शन नंबर सी 16 Mbps, ठीक है। एक होती है ट्विस्टेड पेयर केबल एंड एक होती है आपकी कोएक्सियल केबल्स। ये क्या है, ट्विस्टेड आपस में कॉपर के
वायर्स हैं, इंसुलेटेड वायर्स हैं, आपस में क्या हैं, फिर गुंथे हुए हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया यहाँ पे। अब बारी आती है 150 नंबर क्वेश्चन की। व्हिच टाइप ऑफ केबल्स आर यूज्ड फॉर बैलेंस्ड सिग्नल सर्किट। संतुलित सिग्नल सर्किट के लिए किस प्रकार के केबल का उपयोग किया जाता है? डबल कोर स्क्रीन केबल का, सिंगल कोर स्क्रीन केबल का, फ्लैट रिबन केबल का, या ट्विस्टेड पेयर केबल का। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, डबल कोर स्क्रीन्ड केबल का। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद कर लीजिएगा। बैलेंस सिग्नल सर्किट जहाँ भी होगा वहाँ हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे? डबल कोर स्क्रीन्ड केबल। अब आती है आपकी बारी बोनस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। हाउ मेनी वाट इज इक्वल टू 1 हार्स पावर HP, यानी 1 हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 726 वाट, 746 वाट, 756 वाट, या 786 वाट। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमारे साथ आप चैनल पे जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस करके। साथ में आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, टेक स्टडी ITI टेलीग्राम नाम से चैनल, वहाँ आपको सभी तरह के अपडेट व PDF भी हमेशा मिलती रहती है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली अपडेट साथ अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू।